प्रणाम आचार्य जी, सत सत नमन। मैं व्यवसाय से एक चिकित्सक हूँ। मेरा सवाल ये व्यक्तिगत नहीं है। मेरा सवाल ये था आचार्य जी कि ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने जो प्रगति की है आईवीएफ सेंटर्स के रूप में, इसमें दो चीज़ और शामिल है कि भाई जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है और उसमें हम और भागीदार हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो इनफर्टाइल कपल है वो भी चेतना की दृष्टि से इतना विकसित नहीं है कि हम उन्हें बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे सके। तो इसमें उस कपल को भी नहीं पता है जो एक बच्चे की मांग कर रहा है, लेकिन इसमें चिकित्सक का भी कितना योगदान है। और दूसरा सवाल था आचार्य जी कि भाई एक कपल एक बच्चा रख सकता है, तो क्या उनके लिए हमें मदद करनी चाहिए उसी क्षेत्र में? कृपया मार्गदर्शन कीजिए, धन्यवाद। देखिए, बात इतनी सी नहीं है कि एक दंपत्ति है, उसे बच्चा चाहिए। उसके दुष्परिणाम वो सब तो हैं ही जो आपने गिनाए। जनसंख्या बढ़ती है, वो जो दंपत्ति है वो चेतना की दृष्टि से विकसित नहीं है, तो बच्चे का अच्छा लालन पोषण नहीं कर पाता। और भी बात है, बच्चा चाहना एक नया परिधान चाहने से, एक बड़ा बंगला चाहने से और एक बड़ी गाड़ी चाहने से कैसे अलग है। तत्काल प्रतिक्रिया मत करिएगा। जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें तो इनएनिमेट होती हैं ना, जड़ होती हैं, और बच्चा तो जीव होता है। तो इस तरह के आप जवाब दे सकते हैं, पर सोचिए कि जो मांग उठती है इन सब की, मेरे पास रुपया हो, पैसा हो, बढ़िया वाला पति पत्नी हो, गाड़ी हो, बंगला हो और ऐसा बच्चा हो, क्या ये सब मांगें एक ही साझे केंद्र से नहीं आती? बोलिए, क्या ये सब गुड लाइफ पैकेज का पार्ट नहीं है? हम जब बहुत छोटे ही होते हैं तभी हमें ये गुड लाइफ पैकेज पढ़ा दिया जाता है कि गुड लाइफ में कौन कौन से तत्व होते हैं, बेटा अभी से जान लो। और तुम चौथी क्लास में हो, आज से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कुछ भी करके ये गुड लाइफ हासिल करना। गुड लाइफ के जो तत्व होते हैं वो बिल्कुल सार्वजनिक हैं, हम सब जानते हैं। हम इस हद तक जानते हैं कि हमारे सामने जब गुड लाइफ वाला कोई आता है तो हम उसे तत्काल पहचान जाते हैं, है ना? उसका चेहरा पैसे से चमक रहा होगा, कॉस्मेटिक से। उसके चेहरे पर एक नूर होगा आत्मविश्वास का। उसकी भाषा में पाश्चात्य संस्कारों की सुगंध होगी। वो जो अपना पता लिखवाएगा वो एक पॉश एड्रेस होगा। स्त्री है तो उसका पति रसूख रुतबा रखता होगा।
महिला है तो ये बात, पुरुष है तो पत्नी आकर्षक होगी, प्रेजेंटेबल होगी, कि दूसरे देखें तो जरा ईर्ष्या वगैरह करें। और बच्चे होंगे। ये सब जैसे एक ही थाली की कटोरियां हों। ये है आपका जी भर देने वाली भरपूर थाली। इसमें ये सब कटोरियां रखी हुई हैं। हम किसी एक कटोरी की ही बात क्यों करें? क्योंकि जिसको एक चीज चाहिए उसको दूसरी चीज भी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि गुड लाइफ वालों को ही बच्चे चाहिए होते हैं। बहुत औसत लोगों को, गरीबों को भी तो बच्चे चाहिए होते हैं। तो गरीबों को अमीरी भी तो चाहिए होती है। वो गरीब हो सकता है लेकिन गुड लाइफ में उसका भी जो विश्वास है वो बराबर का है। बस इतना है कि जो अमीर हो गया है उसको गुड लाइफ मिल रही है, जो गरीब है उसको भी मिल नहीं रही, लेकिन चाहता वो भी वही है। तो वो कहता है कि मैं गुड लाइफ के जो और तत्व हैं वो भले ही नहीं हासिल कर पा रहा, मैं उसकी भरपाई कर लूंगा बच्चे ज्यादा पैदा करके। आप समझ रहे हैं गरीबों के बच्चे ज्यादा क्यों होते हैं? और चीजें चूंकि जिंदगी में कम होती हैं इसीलिए बच्चे ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं तो भरपाई करनी है ना। आप बहुत सारे अन्य कारण गिना सकते हैं, अशिक्षा, गर्भ निरोध के साधनों का अभाव, ये सब आप बिल्कुल गिना सकते हैं, पर थोड़ा और मूल में जाएंगे तो यही पाएंगे। हम ऐसे हैं, हमें ये सब चाहिए। तो एक लग्जरी कार का शोरूम है और एक आईवीएफ क्लिनिक है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। उन दोनों से ही आपको क्या मिलती हैं? मनचाही चीजें। जब आप छोटे थे तो आपको छोटी छोटी कारें पसंद थी ना? पसंद थी ना? वैसे ही वो जो बच्चा भी है वो एक डॉल है, गुड्डा गुड़िया, खेलने के लिए चाहिए होता है। माँ की उम्र ही कितनी है? चेतना के तल पे माँ अभी 6 साल की है, तो उसको भी खिलौना चाहिए। तो खिलौने के लिए क्या करती है? वो जल्दी से बच्चा पैदा करती है और इसके साथ खेलूंगी। बाप 6 साल का था तो छोटी छोटी कारों से खेलता था, हॉट व्हील्स से। फिर वो बड़ा हो गया तो बड़ी कार मांगता है। माँ छोटी थी तो गुड्डे गुड़िया से खेलती थी, बड़ी हो गई तो जीवित गुड्डा मांगती है। चेतना नहीं बढ़ी हुई। ये बात आप समझ पा रहे हैं? और वो जब तक केंद्र नहीं बदलेगा तब तक वो पूरा पैकेज ही आप मांगते रहेंगे, कोई एक चीज ही नहीं मांगेंगे आप। आपको सब कुछ चाहिए होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चा चाहिए। 99% संभावना है कि अगर आप बिल्कुल तड़प करके बच्चा चाह रहे हैं तो आपको वो जो गुड लाइफ पैकेज है उसके और तत्व भी चाहिए होंगे। मामला पूरा दिखना चाहिए ना, तस्वीर पूरी खींचनी चाहिए। भाई तस्वीर में मैंने एक महंगा कार्डिगन पहन रखा है, महंगी ज्वेलरी पहन रखी है, वो जो गुड लाइफ वाला भाव होता है वो पहन रखा है चेहरे पर। बगल में मेरे एक अदद शौहर खड़ा हुआ है, माया का पूरा पैकेज है, उसमें बस एक चीज अभी मिसिंग है। कौन सी चीज?
बच्चा, तो बच्चा भी चाहिए। ये चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बच्चे से बहुत प्यार है इसलिए बच्चा चाहिए, ठीक है। पहली बात, आपको बच्चा चाहिए अपना पोर्टफोलियो पूरा करने के लिए। सब कुछ मिल गया, वही नहीं मिला। वो चीज और मिल जाए तो वो जो आखिरी बॉक्स है वो भी टिक हो जाएगा, मेरा गुड लाइफ पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। फिर मैं बाहर निकल के कह सकता हूं या कह सकती हूं, आई हैव इट ऑल, सब कुछ है मेरे पास। देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हैंडसम हस्बैंड, सेक्सी वाइफ, क्यूट बेबी, क्या मांगता? सब कुछ है, सब कुछ है। शॉफर ड्रिवन कार, कार नहीं आ सकती तो ईएमआई से आती है, बच्चा नहीं आ सकता तो आईवीएफ से आता है। मूल में क्या है? मूल में है वो अवधारणा जो हमें 4 साल की उम्र से पिला दी गई थी कि इसको बोलते हैं सुखी सफल जीवन, गुड लाइफ। और वो बात हमारे मन में ऐसी गहरी घुस गई है कि निकलने का नाम नहीं लेगी। यही तो गुड लाइफ है। आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कल्पना करना कि एक आदमी उद्योगपति है, धनपति है, लिमुजीन से उतर रहा है और वो वास्तव में बेहद असफल आदमी है जिंदगी में। आप ये मान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अनुसार अगर उसके सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं तो सुखी है, सफल है। ये काम परिवार करता है, मीडिया करता है, प्रचलित संस्कृति करती है। समझ में आ रही है बात? देखिए, 6 साल हॉस्टल में रहा हूं तो कम से कम बंदों के अंदर की बात तो खूब जानता हूं। 22-24 की उम्र तक भी कोई लड़का ऐसा नहीं होता जिसको बाप बनने में विशेष रुचि हो। मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है कि उसके 2-3 साल बाद ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स के चक्कर कैसे लगाने लगते हैं। धेले की किसी पुरुष की रुचि नहीं होती बच्चों में, एकदम नहीं होती। अब 6 साल तक मैं धोखे में रहा हूं तो अलग बात है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन लड़कियों का, महिलाओं का आप जाने, पर मुझे नहीं लगता कि आप भी 22-24 में ऐसी हो रही थी कि कब कब कौन सा वो दिन आएगा कि मेरे हाथ में नन्नू पॉटी करेगा। बच्चा ना पुरुष को चाहिए ना स्त्री को चाहिए, बच्चा गुड लाइफ पैकेज को चाहिए। पुरुषों को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बता ही देता हूं। जिनके हैं वो मुझे बताते हैं ना उनको कैसा लगता है। वो और तो कुछ बहुत जानते नहीं कि प्रेम किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते हैं, अध्यात्म किसको कहते हैं। पर एक चीज को बहुत रोते हैं, कहते हैं जब से हुआ है सेक्स लाइफ खत्म हो गई। एंड मौके पर चै 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 कर देता है। नहीं चाहिए होता, ना उसके पैदा होने से पहले चाहिए होता, ना पैदा होने के बाद चाहिए होता है। वो फैमिली एल्बम में रखने के लिए चाहिए होता है। वो डॉल की तरह डेकोरेट करके दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए होता है। उनके कपड़े देखते हो ना कैसे आते हैं छोटे बच्चों के। मैंने तो फोटो देखी जिसमें उसको रिबन ही बांध दिया था, कुछ छुपाया ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ बता दिया ये क्या है हमारे लिए, उसको रिबन बांध दिया। देखी होगी वो फोटो, वो लेटा हुआ है छोटा सा, उसको रिबन बांध दिया है।
लेकिन फिर इतनी ममता वगैरह कैसे आ जाती है आचार्य जी? फिर अगर कुछ है ही नहीं तो इतना अटैचमेंट कैसे आ जाता है? वो जो तुमने उसमें इतना समय, इतनी ऊर्जा और इतना पैसा लगाया है ना, वहां से आ जाता है। आप अगर इतनी ममतामयी होती तो सड़क पे एक भिखारी का बच्चा अभी ठंड में ठिठुर रहा होता, आपको उसके प्रति भी कुछ तो स्नेह उमड़ता? कुछ नहीं। वही माँ होगी, एक को यहाँ पे ऐसे चिपकाए हुए है, सामने कोई दूसरा बच्चा ठिठुर रहा है, उसे कोई ढेले का अंतर नहीं पड़ता। तो इतनी बॉन्डिंग कहां से आती है? कहां से आती है? कहां से आती है? जब 5-5, 10-10 लाख रुपए उसकी सालाना स्कूल की फीस दोगे ना, अपने आप बॉन्डिंग आ जाएगी। तुमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा हो, वो कंपनी तुम्हारी दुआओं प्रार्थनाओं में आ जाती है, भगवान इसको बहुत तरक्की दे, बहुत उठे, बहुत उठे। आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में 20-40 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर देखिए आप दिन रात यही दुआ मांगेंगे कि कंपनी बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। क्या है कि अगर वो डूबी तो और जिस दिन आप उसमें अपने स्टॉक सेल कर दें, आपको रंच मात्र फर्क नहीं पड़ेगा उस कंपनी का क्या होता है। ठीक वैसे जिस दिन माँ बाप को पता चल जाता है कि ये बच्चा अब हमसे हमें कुछ देने वाला नहीं है, आध्यात्मिक हो गया, उस दिन वो कहते हैं भाड़ में जा, अब मिलना क्या है तुझसे, डूब गया सारा इन्वेस्टमेंट। हम इतने अच्छे लोग नहीं हैं, जानते ही हैं कि हमें किसी से भी प्रेम हो, तो बच्चों से कहां से हो जाएगा? गुड लाइफ के लिए वो आते हैं, फिर उसमें बहुत रुपया पैसा लगा देते हो तो कहते हो यार अब वसूली भी तो करनी है, वसूली वसूली। और वसूली की जगह अगर वहां पे नुकसान होना शुरू हो जाए तो ऑनर किलिंग वगैरह भी हो जाती है। वसूली की संभावना ना हो तो भ्रूण हत्या भी हो जाती है। इतना प्यार है भारत की मां में, तो भारत में इतनी फिटिसाइड इन्फेंटिसाइड क्यों होती है? भारत की मां तो मां, और भारत की माएं जितना मारती हैं अपने बच्चों को, मारती माने हत्या, उतना इतिहास में किसी और देश की माओं ने अपने बच्चों की हत्या नहीं करी। और भारत की मां तो ममता में पता नहीं क्या क्या, तो मैं भारतीय मां हूं, मैं बच्चे के लिए जान दे दूंगा। जान दे दोगी, ले लोगी। अभी कुछ साल पहले तक आंकड़ा यह था कि 2/3 या 3/4 भारतीय परिवारों में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो लड़का होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना क्या है? या तो लड़कियां तब तक पैदा करी गई हैं जब तक लड़का नहीं आ गया, या लड़कियां तब तक मारी गई हैं जब तक लड़का नहीं आ गया। संभावना दूसरी वाली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कुल आबादी में लड़कियां कम है लड़कों से। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत लड़कियां पैदा की जा रही हैं ताकि लड़का आ जाए। अगर बहुत पैदा की गई होती तो उनकी संख्या और अनुपात ज्यादा हो गया होता। लड़कियां मारी गई तब तक लड़का ना आ जाए। जब लड़का आ गया तो ममतामयी हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि बाप आसमान है जो हमें छांव देता है, मां धरती है जो हमें अन्न पालन पोषण देती है। तो जान कौन लेता है फिर? जानते हैं सब क्या है? ये यूरोप में विकसित हुई एक विचारधारा है जिसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अनुभववाद है ये भारत में नहीं था कभी। इस तरह की शायरी, इस तरह की बातें करना, वो आसमान है, वो धरती है, ये सब ये भारतीय बात नहीं है। ये रोमांस है। रोमांस वही नहीं होता जो आदमी औरत के बीच होता है। आप हर चीज में एक उत्तेजक अनुभव तलाशें, इसको रोमांस कहते हैं।
जहां कुछ नहीं है वहां आप कल्पना कर करके उस चीज को ग्लोरीफाई करें, महिमा मंडित करें, ये रोमांस कहलाता है। हमें पता भी नहीं है कि हम इस यूरोपीय विचारधारा के शिकार हैं। यहां तक कि माँ बाप और बच्चों का रिश्ता भी उस विचारधारा का शिकार है। देखिए, फिलॉसफी दर्शन न पढ़ने का दुष्परिणाम यह होता है कि आप गलत और घटिया तरीके की फिलॉसफी के चंगुल में फंस जाते हैं। क्योंकि होता तो हर इंसान दार्शनिक है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी न किसी फिलॉसफी पर ना चलता हो, सबकी अपनी फिलॉसफी होती है। बात यह है कि अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी नहीं है तो आपकी अपनी फिलॉसफी घटिया होगी और आपको पता भी नहीं होगा कि आप किस दूसरे व्यक्ति की या किस दूसरे समाज की या देश की या किस दूसरे काल की विचारधारा और दर्शन के चपेट में आ गए। सब कुछ अच्छा है अगर बोध से किया जाए, कुछ भी अच्छा नहीं है बेहोशी में किया जाए। और जब सब कुछ बेहोशी में कर रहे हो तो बच्चा भी बेहोशी में ही पैदा करोगे। कोई होश में निर्णय ले, उसके पास हो ठोस कारण संतान जनने का, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कभी किसी कर्म के अच्छे होने या बुरे होने पर जोर देता ही नहीं, मैं तो कर्ता की बात करता हूं ना। कौन है करने वाला? करने वाला ही अगर दिग्भ्रमित है तो कर्म की गुणवत्ता की बात ही क्यों करें? पता ही है कि कर्म बेकार होगा, चाहे वो बच्चा पैदा करे चाहे ना करे, दोनों ही निर्णय उसके बेकार होंगे। और सही कारण हो तुम्हारे पास, फिर तुम कर लो तो कोई बात नहीं, फिर करो, बिल्कुल करो, एक नहीं 5 करो। बात बहुत विचित्र है। बच्चा वगैरह पैदा करने पर इतना जोर, जैसे परिवार और फैमिली वैल्यूज हमारे लिए सर्वोपरि हों। लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं आई एम अ फैमिली मैन, कहते हैं हाँ ये अच्छा आदमी होगा, ये फैमिली मैन है। और अब आपके सामने एक आंकड़ा बताता हूं, भारत में महिलाओं की जितनी हत्याएं होती हैं उनमें से 2/3 या 3/4 उनके अपने परिवारजनों द्वारा की जाती हैं। हम तो यही जानते थे कि परिवार के केंद्र में स्त्री होती है, यही बताया गया ना हमें, स्त्री परिवार की धुरी होती है। अगर कहीं आप किसी महिला की हत्या की खबर पढ़ें तो 3/4 संभावना है कि उसको उसके परिवार के लोगों ने ही मारा या उसके निकट लोगों ने, प्रेमी वगैरह ने, बॉयफ्रेंड वगैरह ने, इन्होंने मारा है किसी ने। परिवार झट से खड़ा करना है और ज्ञान देने के लिए सब घर के ये तथाकथित बुजुर्ग हैं। नो बेटा, कंप्लीट योर नेस्ट बेटा। जिनकी अपनी जिंदगी बर्बाद, इनको शर्म नहीं आती दूसरों पर ज्ञान थोपते हुए, और ये जीने नहीं देते। और आपका क्या काम है बोलना जी डैडी जी, जी डैडी जी। और जितना उनको बोलोगे जी डैडी जी वो उतना तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे।
एक बिंदु ऐसा आना चाहिए जहाँ सीधे बोल दो महाराज अपना काम करो, इतनी देर आपकी इज्जत रख ली, बहुत बड़ी बात है, सर पे मत चढ़ो। मैं छोटा था, ट्रेन से जा रहा था, वहाँ एक गरीब सी महिला थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, और खुद भी बहुत सुखी हुई सी थी, कुपोषण की शिकार जैसी। तो उसका बच्चा था छोटा एकदम, वो भी ऐसे ही था, सूखा हुआ, और वो उसको दूध पिला रही थी। उसकी उम्र भी कम ही थी, पता नहीं 20 भी थी वो कि नहीं थी। बच्चे उसके कम से कम 3-4 थे, लेकिन वो दिखने में एकदम छोटी सी थी और कद में, और एकदम सूखी हुई। और वो बच्चा था, और वो बच्चा भी दुबला पतला एकदम सूखा। वो दूध पीना चाह रहा था, उस महिला को शायद दूध आ ही नहीं रहा था, और बहुत देर तक बच्चा उसकी छाती से चिपका रहा, और अंत में उसने उस बच्चे को 2-3 झापड़ मार दिए। वो एक दृश्य था। फिर 25 साल बीते, भारत बदल गया, लोगों के पास पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अभी देखता हूँ बड़ी गाड़ियों से शॉपिंग मॉल वगैरह के सामने महिलाएं उतर रही होती हैं, ज़बरदस्ती अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश कर रही होती हैं, बिल्कुल बेहूदी बातें। बच्चों की शक्ल पर लिखा होता है कि वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। क्या बदला 25 साल में? वो महिला भी बिल्कुल बोधहीन थी, कुछ जानती समझती नहीं थी, गरीब थी, ट्रेन में बैठी थी, कमज़ोर थी, उसको दूध नहीं आ रहा था। आज है ये शरीर से भरपूर हो गई है, लेकिन बच्चों की बर्बादी तब भी हो रही थी, आज भी बराबर की हो रही है। बच्चे चाहिए, लेकिन उसको भी और इसको भी। और उसने उसको जब 2-3 झापड़ मार दिए तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और वो रोता ही रहा, चुप ही नहीं हो रहा था।